हाय एवरीवन। आज मेरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझनी पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से किसी दूरी पर हैं तो उनके बीच बल कार्य करेगा। यदि एक आवेश को वहां से हटा दिया जाए तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करने का, अगर हम उसको विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र है क्या, तो बात ये आई कि विद्युत क्षेत्र बल से रिलेटेड है, बल से संबंधित है। तो इसको इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश ले लीजिए और उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं जैसे हमारी पृथ्वी है। अगर पूरी पृथ्वी को एक आवेश मान लिया जाए, एक बड़ा आवेश मान लिया जाए, मैक्रोस्कोपिक चार्ज मान लिया जाए और उस पर पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अगर है तो उसे हम छोटा दूसरा आवेश मान लें तो दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा बिंदु आवेश जिसमें कोई दूसरा आवेश रहता है तो उस पर जो बल कार्य करेगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोबारा से समझिएगा, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। मान लीजिए ये वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और इसके अंदर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ये माइनस दिखाया हुआ है मैंने अंदर, तो याद रखिए जब माइनस चार्ज को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लेते हैं तो उस पर बल कैसा होता है, आकर्षण का होता है और इस पर बल इसे हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए कंसेप्ट है। अगर हम लोग इसे पॉजिटिव चार्ज के लिए लेके चलते हैं, जैसे मैंने ये फिगर शो की है यहाँ, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बल लगेगा तो ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा और ये बल इसे दूर की तरफ धकेलने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र हो गया। विद्युत क्षेत्र में धनावेश प्रतिकर्षण की दिशा में होगा, अर्थात दोनों की दिशा एक ही होगी। विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल की दिशा एक ही है। अब यहाँ देखेगा, एक और पॉइंट लें, प्लस क्यू चार्ज है, इस आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है। तो अगर मैं यहाँ पे बल देखना चाहूँ किसी बिंदु पर तो मुझे यहाँ पे बल की दिशा क्या दिखानी पड़ेगी, बाहर की तरफ होगी ये बेटा, आउटवर्ड, क्योंकि दोनों आवेश पॉजिटिव हैं तो दोनों के बीच बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का होगा। ठीक इसी प्रकार अगर इस आवेश को यहाँ से हटा लिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड होगा। तो मीन्स ये है कि विद्युत क्षेत्र एक्चुअल में क्या है, विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई दूसरा आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। ये विद्युत बल आकर्षण का हो सकता है, प्रतिकर्षण का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र किस पर बेस्ड है। विद्युत क्षेत्र बेस्ड है विद्युत बल पे। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर कोई हमने जस्ट सपोज करो आवेश ले लिया, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र हो गया। अब उस विद्युत क्षेत्र में हमने एक कूलाम का धनावेश रखा। एक कूलाम के धनावेश पर हमने देखा कि उस विद्युत क्षेत्र ने एक कूलाम के धनावेश पर 100 न्यूटन का बल आरोपित किया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक कूलाम धनावेश पर लगने वाला बल कितना है, 100 न्यूटन है। तो इसका अर्थ यह है कि उस विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र पर्टिकुलर पॉइंट पर 100 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। जैसे इसको थ्योरेटिकली डेफिनेशन दी गई है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण धनावेश इकाई धनावेश पर, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ ना, इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, इसे वेक्टर ई से व्यक्त करते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धनावेश पर जो विद्युत बल का परिमाण है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं।
भाई ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स को उस पॉइंट पर हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कहते हैं। फार्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स में थ्योरेटिकल अगर है तो उसका मैथमेटिकल पोर्शन भी देना होता है। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश Q0 पर लगने वाला बल क्या है, वेक्टर F है। तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या नॉर्मली वैद्युत क्षेत्र क्या लिखेंगे, वेक्टर E इट इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। वेक्टर E इट इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। इसे परिमाण में कैसे लिखें, E इट इज इक्वल टू F अपॉन Q0। ये इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। यहाँ देखो बेटा, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है और ये अगर हमें यहाँ ये प्लस चार्ज है, सॉरी प्लस Q चार्ज है, ये प्लस में है ये माइनस में है। इन दोनों के बीच बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा। ये माइनस चार्ज है और इसे एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस पर वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में काम करेगा। पहले भी डिस्कस कर चुके हम। एक और देखो, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास एक आवेश का समुदाय है, ग्रुप है, बहुत सारे आवेश हैं उसमें, उस ग्रुप में उनमें कुछ आवेश है जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, ये सब क्या है, हमारे आवेश हैं। और इनमें से दो चार्जेस -Q3 और -Q4, ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं। दो चार्जेस मैंने और ली हैं Q1 और Q2, ये कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो P पॉइंट पर अगर मैं ये देखना चाहूँ कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर चार्ज, किसी विशेष आवेश की बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये बताना है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, Q1 का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। Q2 का वैद्युत क्षेत्र P पर क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये धनावेश है दोनों। और Q3 माइनस है तो इसका P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। Q4 क्या है, माइनस है, इसका बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी कि जिस डायरेक्शन में आवेश है उसी डायरेक्शन में आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। ये कुछ हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया। अगर हम लोग एक मेटल सीट को, मेटल सीट जानते हैं आप लोग, मेटल सीट, एक धातु की चादर ले लें, उस धातु की चादर को एक्सटर्नल वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो इसमें होता क्या है, इस पे से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सतह से बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ट्रांसफर होकर यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड कर देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन की, नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये तब तक मूव करेगा, तब तक ये गति करेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे। इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो पॉजिटिव बनेगा, इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इस पे क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन तब तक बना रहेगा जब तक अंदर वाला वैद्युत क्षेत्र बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र के बराबर न हो जाए। सिचुएशन यहाँ ये है कि दोनों वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के बराबर और जब विपरीत हैं तो ये एक दूसरे के बराबर विपरीत होने से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, ये सिचुएशन यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ये इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ये हो गया। इलेक्ट्रॉन पर, सॉरी उल्टा बता दिया भाई, यहाँ देखें, इलेक्ट्रॉन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ये हो गया, इलेक्ट्रॉन पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ये है, इलेक्ट्रॉन पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल ये है। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी धातु की सतह के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र रहता है, वो कितना होता है, 0। सीधा सा बात ये है कि किसी भी धात्विक चादर के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने समझाने की कोशिश की, आप समझिएगा इसको। अब आता है इसके मात्रक। इसका मात्रक बेसिकली फार्मूले के बेस पे, फार्मूला क्या है, F/Q। F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक है कूलम।
तो पहला मात्रक हुआ इसका न्यूटन पर कूलम। पहला मात्रक क्या होता है इसका? न्यूटन पर कूलम। दूसरा मात्रक क्या होता है इसका? वोल्ट पर मीटर। ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में, वहां से बनेगा ये वोल्ट पर मीटर। और इस वोल्ट पर मीटर को हम खोल सकते हैं जूल प्रति कूलम मीटर। तो इसके 3 मात्रक हैं, आप रखेंगे यार। पहला न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट पर मीटर, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा जूल प्रति कूलम मीटर। ये इसके मात्रक आ जाएंगे। अब इसकी डायमेंशन देखते हैं। विमा, इसकी विमा देखिएगा। विमा क्या होगी इसकी? ये आएगी बल की विमा अपॉन आवेश की विमा। बल की विमा क्या होगी? mLt की घात -2। आवेश की विमा क्या होगी? AT। सरल कर लिया तो विमा क्या बनेगी? mLt की घात -3 A की घात -1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसका टॉपिक है हमारे पास, इसका टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मान लेते हैं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर रखा है। O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? प्लस Q आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तभी एग्जिस्ट होगी जब वहां पर किस बल को कैलकुलेट किया जाएगा, बल की गणना की जाएगी। अब बल निकालने के लिए हमें दूसरा आवेश की वैल्यू, दूसरा आवेश चाहिएगा। तो हम बिंदु P पर एक दूसरा आवेश Q0 रख लेते हैं, जिसे परीक्षण धनावेश कहते हैं। अब बेटा हमने यहाँ बता दें, माना एक बिंदु आवेश प्लस Q निर्वात या वायु में बिंदु O पर रखा गया है। इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए माना आवेश Q0 बिंदु P पर है। ये हम कंसेप्ट पहले ही बता चुके हैं आपको। इसके बाद देखिए कूलॉम का नियम लग जाएगा क्या? दो आवेश जो एक दूसरे से r दूरी पर, उनके बीच बल कैसे निकलेगा? F = 1/4πε0 Q1 Q0 बटे r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसमें से Q0 को हम डिवाइड कर देंगे। इसमें हम Q0 को डिवाइड कर देंगे तो F/Q0 = 1/4πε0 Q/r²। अब हमने पढ़ा है कि F/Q0 क्या है? E0 की वैल्यू है, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसका मान क्या रखेंगे? E0 रखें। क्या रखेंगे? E0 रखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई? 2। ये तब आई जब हमारा माध्यम क्या है? वायु या निर्वात है। यदि आवेश किसी प्रावैद्युत माध्यम में हो, यानी कि किसी इंसुलेटिंग मीडियम में रखा हो, जैसे मोम है, कागज है, तेल है, अभ्रक है, माइका है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, इसमें अगर हम रख दें तो हमारा वैद्युत क्षेत्र प्रभावित होगा और वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। किसके अनुपात में घटेगा? प्रावैद्युतांक के। तो इसलिए E = 1/4πε0 K × Q/r²। ये आ गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ इक्वेशन 2 और 3 पहली और यहाँ इक्वेशन 2 और 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अभिष्ट समीकरणें हैं। कभी कभी हम लोगों से कहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ खींचे। तो इसके 2 ग्राफ होंगे बेटे, एक तो है ये फर्स्ट और एक है ये सेकंड। ये ग्राफ तब खींचेगा जब आप एक्स एक्सिस पे क्या लें? 1/r² और वाई एक्सिस पे क्या लें? E। तो ये स्ट्रेट लाइन में होगा। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन में? हम लोगों को पता है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फार्मूले के हिसाब से क्या आएगा? 1/r²। यहाँ देखें बेटा, अगर हम ग्राफ खींचें E और R के बीच, अगर हम ग्राफ खींचते हैं E और R के बीच, यदि हम E और R के बीच ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। ये हाइपरबोलिक टर्म है। तो E और R के बीच ग्राफ होगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी आशा के साथ कि आप सभी घर परिवार में अच्छे से होंगे, मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।